अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching Up Front with मोना आलम। बहुत सारे मामलात अब इस वक्त अदालत के ज़ुमरे में हैं और सब जुडिस हैं। इसमें पीटीआई की जो अदालती मुश्किलात हैं वो तो शामिल ही शामिल हैं, लेकिन साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब की भी जो नाअहली को लेकर मुश्किल है, और वो सबसे बड़ी मुश्किल है। अगर वज़ारत उज़्मा और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान कोई फासला नज़र आता है इलेक्शंस के अलावा, तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनकी ताहयात नाअहली रहेगी या नहीं रहेगी। जो पैनमा से मुतल्लिक़ जितने केसेस थे उस पर तो वो सारे केसेस यके बाद दीगरे ख़त्म हो गए नवाज़ शरीफ साहब को, और उनसे बहुत बड़ा रिलीफ उनको अदालतों से मिला, नैब से मिला, उसी नैब से जिसने एक एट वन पॉइंट इन टाइम ये तमाम तर केसेस तश्कील ना सिर्फ दिए थे बल्कि उनको बहुत बहुत अग्रेसिवली परस्यू भी किया था। अब ताहयात नाअहली वाला जो मामला है नाजरीन, उस पर फ़िलहाल अदालत की तरफ से जो रिमार्क्स हैं, क्योंकि मामला सब जुडिस है, अभी फैसला नहीं आया, 7 रुकनी बेंच उसके ऊपर तश्कील दिया हुआ है, लेकिन पिछले समात में भी खासे इनकरेजिंग रिमार्क्स नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली और इस पूरे मामले को लेकर थे। ऑल्दो बार बार मौजूद अदालत ये कह रही है कि ये किसी ख़ास सियासतदान के लिए ये स्पेसिफाई करता हुआ मामला नहीं है, बल्कि इसको बाय एंड लार्ज एक लार्जर पिक्चर और लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। लेकिन ताहयात नाअहली और इसके तमाम तर वो लोग जो इससे अफेक्टेड हैं उनके लिए गालिबन ये एक प्रॉमिसिंग न्यूज़ है, क्योंकि अभी भी जो हालिया भी जो लेटेस्ट रिमार्क्स आए हैं वो भी खासे हौसला अफजा लगते हैं कि ये जो पूरा मामला है या ताहयात नाअहली है ये ख़त्म की जा सकती है अंडर 62(1)(f क्यों, और इसकी जद में आने वाले जो सबसे प्रोमिनेंट नाम है वो यकीन नवाज शरीफ साहब का है। लेटेस्ट समात में जो बातें हुई हैं और जो मुकालमे हुए हैं वो देखते चलिएगा। ताहयात नाअहली केस का जो अकाउंट है वो किस और जो ऊँट है इसका वो किस करवट बैठेगा, बेसिकली ये एक मुद्दा है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं। ताहयात नाअहली की कोई तो मंतक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मूड में है तो ताहयात नाअहल कर दें। चीफ जस्टिस की बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। सियासतदानों की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और दरअसल सवाल ही यही है, क्योंकि बाद में फिर इलेक्शन एक्ट लाकर जो पिछली पार्लियामेंट थी, जब पीडीएम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक एक्ट के जरिए इसकी मुद्दत 6 साल कर दी थी, और इसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला यकीनन कुछ और कहता है। मजीद आगे चलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 62(1)(f के तहत सियासतदानों की नाअहली से मुतालिक केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। आर्टिकल 62(1)(f में नाअहली की मुद्दत कहाँ है, चीफ जस्टिस का वकील खुर्रम रजा से इस्तफसार। आर्टिकल 99 हाई कोर्ट को, आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट को एक इख्तियार देता है। सवाल ये है कि क्या आर्टिकल 62(1)(f सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार देता है? ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो कि अदालत ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली से मुतालिक डिक्लेरेशन दे सकती है, वकील दरख्वास्त गुजार। कानून आ चुका है और नाअहली 5 साल की हो चुकी, तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी? जस्टिस मंसूर अली शाह, जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता हम क्यों फ़र्ज़ करें कि वो झूठा है? जस्टिस काजी फायज़ ईसा। ताहयात नाअहली केस की समाअत कल तक मुलतवी, और ये इंपॉर्टेंट रिमार्क्स नाजरीन कल की भी जो गुज़िश्ता रोज़ की समाअत थी उसको मोर और लेस उसकी ही अक्कासी करते हैं। अब ये मामला कहाँ जाएगा या ऊँट किस करवट बैठेगा ये यकीनन देखने वाली बात है, लेकिन अगर इलेक्शंस के अलावा अगर नवाज शरीफ साहब की अगर कोई दूरी है और अगर वो इलेक्शंस में जीत जाते हैं तो ये एक सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट है जो कि डिटरमाइन करेगा कि नवाज शरीफ साहब का सियासी फ्यूचर क्या होगा। स्टे विद अस, वील बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत अहम मामलात पे रोशनी डालते हैं। ताहयात नाअहली केस और क्या ये जो लटकती हुई तलवार है ये फाइनली क्या नवाज शरीफ साहब के सर से उतरने वाली है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लेकर जाहिर है अगर ऐसा होता है और ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाती है तो बहुत कुछ तब्दील भी हो जाएगा सियासी डायनामिक्स में और पूरे सियासी पैराडाइम में भी। उन अहवाल से भी बात रहेगी
और बैट जो बल्ले का निशान है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके लिए खासी तको-दो कर रहे हैं कि उनको किसी तरह वापस मिले, क्या वो भी उनको वापस मिलने जा रहा है या नहीं? ये कुछ सवालात हम फौरी तौर पे अपने मौजूद पैनल के साथ उठाते हैं और मैं रुख करती हूँ अपने बहुत डेकोरेटेड का जो कि इस गुफ्तगू में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शैला रज़ा साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ड, साबिक सूबाई वजीर, साबिक डिप्यूटी स्पीकर एज वेल फॉर हर असेंबली। आपको बहुत वार्म वेलकम शैला साहिबा। ताहिरा औरंगजेब साहिबा नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्टॉलवर्ड हैं, साबिक मेंबर कौमी असेंबली मल्टीपल टाइम्स, और तमाम तर मामले पे अपनी जो जमात का बुलंदोबांग मौक़िफ़ है वो हमारे साथ रखेंगी। आपको भी बहुत खुश आमदीद ताहिरा साहिबा। और नईम पंजोता साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, काउंसिल भी हैं आप, PTI के स्पोक्स पर्सन भी हैं फॉर फाउंडर ऑफ द PTI इमरान खान साहब, और आपको भी बहुत बहुत वार्म वेलकम। नईम पंजोता साहब माशाल्लाह बड़े दिलेरी से अपनी जमात के जो मुकदमात हैं और जो ख़ास तौर पे कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनमें पेश रहते हैं। बात का आगाज़ मैं आपसे करना चाहती हूँ ताहिरा औरंगजेब साहिबा, क्योंकि ये जो 62(1)F की तलवार थी ये तो लटक रही थी। अब ये अदालत तो खासे जो क्या कहना चाहिए हौसला अफजा रिमार्क्स हैं वो दे रहे हैं इस मामले पे, लेकिन ये फरमाइएगा कि समझने से हम कासिर हैं कि बल्ले के निशान से आखिर PMLN इतनी नाला क्यों है? आप क्यों नहीं चाहते कि आपके जो सियासी हरीफ हैं वो खुलकर मैदान में आए और उनको जो भी उनका सिंबल है वो अलॉट हो ताकि खुलकर मुकाबला हो? क्योंकि आपके हरीफ दूसरी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं आप इसलिए उनसे उनका निशान ही इंतखाबी छीनना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है सियासी तौर पर सियासी मैदान में उनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं ये वजाहत कर दूं कि बल्ले का निशान हम नहीं छीनना चाहते। ये तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब थे इमरान खान साहब, तो ये उनका काम था पार्टी के अंदर इलेक्शन कराने आईनी तरीके से, और जिस तरह के इलेक्शन कमीशन का मुतालबा था कि पार्टी के अंदर इलेक्शन हो और उसके बाद अपना निशान ले लें। इससे PMLN का तो कोई लेना देना नहीं, ना उनके निशान से ना उनके इलेक्शन से, जो पार्टी का अंदरूनी मामला है बिल्कुल। वो तब भी ना ये इलेक्शन करवा सके, और अब भी जो उन्होंने इलेक्शन कराए उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक सवालिया निशान उठा दिया। हमारा तो उसमें कोई ताल्लुक नहीं, इलेक्शन कमीशन का मामला है, तो वो इनको जो बल्ले का निशान है दें या ना दें। पूरी सियासी हुकूमत में इलेक्शन इंट्रा पार्टी होते हैं, इस तरह इनको इलेक्शन करवाने चाहिए थे। इन्होंने नामजदगी कर दी और उसको इलेक्शन कमीशन ने कहा जी ये तो इलेक्शन हुए ही नहीं, और इस हिसाब से उन्होंने बल्ले का निशान इनका रोक लिया। वरना तो ये अगर सही तरीके से इलेक्शन पार्टी के अंदर करवाते और जिस किसी को भी ये बनाना चाहते थे चेयरमैन बनाते। ताहिरा साहिबा, मैं अगर आपसे एक बात अर्ज कर पाऊँ, आप ये बात फरमा रही हैं, आपने कहा ये मामला दरअसल अदालत का है और इनका है, इसमें आप लोगों का कोई असर रसूख नहीं, लेकिन हमें क्लियरली याद है कि आपको याद होगा जब पेशावर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया था इनको, PTI को निशान वापस किया था, तो आपने बहुत तनकीद की थी, उस मोअज़्ज़िज़ जज पे भी आपने बहुत तनकीद की थी। PMLN ने एज अ पार्टी, अता तारड़ ने बाकायदा, अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी कि जी इनकी अपनी सियासी वाबस्तगी है इसलिए इन्होंने इनको फेवर दे दिया है। तो ये तो मेरा ख्याल है कहना सही नहीं है कि आप जो अभी कह रही हैं बात कि आपको कोई इससे गर्ज नहीं है, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि आपके भी तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन इसी तरह से होते हैं, सारे अनअपोज्ड जीतते हैं, और मेरा ख्याल है उस फहरिस्त में मरियम साहिबा का भी नाम था जब वो अनअपोज्ड आई थिंक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तैनात हुई थी PMLN की। नहीं, देखें बात यह है कि क़यादत पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद मौजूद थे, और उन्होंने मरियम औरंगजेब का नाम प्रपोज किया था, और पार्टी की जितनी भी मजलिस आमला थी और हमारी सूबाई सदूर और जनरल सेक्रेटरी और ओहदेदारान थे, उन सब की कंसेंट के साथ मरियम का नाम प्रपोज भी हुआ था, अप्रूव भी हुआ था और ऐलान भी हुआ था। ये नहीं कहना चाहिए कि नॉमिनेशन सही नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि हमने तो बल्ले के निशान को रोकने की कभी ये नहीं कहा कि जी PTI को बल्ले का निशान ना मिले। उन्हें मिले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मिले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस पार्टी को जरूर पड़ेगा जिसका वो निशान है। तो जब उन्होंने ये निशान हासिल करना था और एक इलेक्शन कमीशन तरीकाकार बता रहा था उन्हें कि इस तरह से पार्टी के इलेक्शन करवाएं और अपना निशान ले लें, तो उन्हें इस पर अमल करना चाहिए था। ये एक जमहूरी सियासी तरीका है, वो अपनी पार्टी का निशान लेने के लिए क्या इतनी सी भी कोशिश नहीं कर सकते थे? इतने से एफर्ट्स तो करने चाहिए थे उन्हें, ताकि आज वो निशान उनका अपना होता। ये तो अब इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि निशान इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यानी अगर मिल जाए तो आप लोग इसके ऊपर कोई आप लोग इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे अगर किसी अदालत से उन्हें रिलीफ मिल जाए? जैसे अब सुप्रीम कोर्ट ये लोग मामला ले जा रहे हैं, जैसे पेशावर हाई कोर्ट के जज के ऊपर आप लोगों ने उनके ऊपर खासे इल्जामात लगाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। आप कहते हैं अगर आइंदा कोई अदालत उन्हें रिलीफ देगी तो आप
ये फाउल प्ले की एलिगेशन PMLN की तरफ से नहीं आएगी, ये बात ठीक है? नहीं, उन्हें इलेक्शन करवाना चाहिए ना, जो इलेक्शन कमीशन का मुतालबा है उन्हें वो सही तरीके से अपना निशान की वापसी, अच्छा ठीक है, एक तरीका का इख्तियार करना चाहिए कि जमहूरी तरीका इख्तियार। मैं समझ गई। आप कह रही हैं कि उनको दरअसल अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे गौर करना चाहिए, उसके अंदर जो मसले हैं, ठीक है, वो मसले ठीक करें। नईम पंजोता साहब, आपको थक गया कि जबान में बताए भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में प्रॉब्लम था। अब आप लोग कभी वो इलेक्शन कमीशन पे आप लोग बिल फाड़ते हैं। बैरिस्टर गौहर खान का जो आपके अब मैं साबिक ही कहूंगी क्योंकि अब तो आपका वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया है ना इलेक्शन कमीशन ने, तो ये कि वो बैरिस्टर गौहर खान साहब इसको IMF के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, ये भी एक बड़ी तशवीशनाक बात है और एक बयान है जिसको इस तरह से देखा जा रहा है कि भाई अगर आपकी जमात नहीं तो खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान की जो सालमियत के इश्यूज हैं उन पे अटैक करना, मतलब आप उसके एवज देख रहे हैं और आप वो भी आप लोग करने पे आप लोग अगर आ रहे हैं, तो ये एक बहुत जरूरी एलिगेशन है जो आपकी तरफ उठाई जा रही है। सुनिएगा बैरिस्टर गौहर खान क्या कह रहे हैं। मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई IMF से, न हमने IMF को कल डिस्कस किया है, न उसके स्टेटमेंट के से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी। इकानमी आपकी ख़राब हो जाएगी अगर आप फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे। बेशमूल IMF के प्रोग्राम को नुकसान पहुँचेगा जब मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी। जब आप खरीदो फरोख्त खुद पार्लियामेंट के अंदर करोगे तो आप इकानमी को कैसे स्टेबल करोगे? जी पंजोता साहब, इस इल्जाम का आप कैसे जवाब देंगे? IMF को आप क्यों इसके साथ इस बीच में इस बहस के ला रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश है, बड़ी मेहरबानी। ये बात जो आपने सवाल 2 नंबर किया है वो बताना पहले इसलिए ज़रूरी है कि बहुत अहम है, क्योंकि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जैसे हम मुल्क के लिए जो है हम मुल्क दुश्मन है, तो इसके अंदर क्लियर करते जाएं। तो जिस वक्त IMF आया था ज़मान पार्क के अंदर, उनकी तरफ से जो लोग आए थे, और उस वक्त भी आपको बताऊं कि खान साहब ने बिल्कुल मुकम्मल जो है उनकी हमायत का ऐलान किया था, और उसके अंदर जो है साफ और शफाफ इलेक्शन की वहां पर बात जरूर हुई थी। और ये बात जो है आज जो गौहर साहब ने की है, उन्होंने भी ये बात की वजाहत की है कि ये बात चलाई जा रही है कि जैसे बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो IMF से जाकर मिले हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं किसी तरह से उनको नहीं मिला। और दूसरी बात रहेगी कि IMF के हवाले से जो बयान है उन्होंने उसके ऊपर भी वजाहत दे दी है कि जो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो बिल्कुल हमारी मायशत को नुकसान होगा, IMF के प्रोग्राम को नुकसान होगा। वो इस तरह से होगा कि अगर आप धांधली के जरिए या आप ये चाहते हैं कि बल्ले का निशान ना हो और लोग जो हैं वो आजाद खड़े हों, फिर उनको खरीदा जाए, फिर सेनेट में या बाकी असेंबली में, जैसे इससे पहले जो है वो सिंध हाउस में मंडियां लगी थी, और इसी तरह से मंडियां लगाकर लोगों को खरीदा जाएगा और खरीदो फरोख्त से ये सारा सिस्टम आगे चलाया जाएगा, तो फिर मुल्क के अंदर मुआशत जो है वो कैसे बहाल होगी, कैसे मैशत हमारी ठीक होगी। तो इसके ऊपर जरूर उन्होंने कॉमेंट किया है, लेकिन बात सोचने की ये है कि बजाय ये कि लोग जो है मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, उन लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें अदालतें भी आती हैं, जिसमें निगरान हुकूमत भी आती है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी आता है, तो उनकी तरफ से हमने ये नहीं देखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से कोई सदेबाब किया गया हो। सिर्फ एक ऑर्डर की हद तक वो ऑर्डर किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी सिर्फ लेटर लिख दिए, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि उसके बाद भी जमशेद दस्ती की वाइफ के साथ जो हुआ, जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, जो उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो सूरत हाल रही, उसके बाद भी पेपर छीने गए लोगों के साथ, और पेपर जो सर्टिफाइड। अच्छा पंजोता साहब, वो इसके ऊपर भी एक बात पलट के करते हैं, बल्कि ये आई थिंक ये हम की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ये उनकी भी फाइंडिंग्स हैं कि आपकी जो रिजेक्शन रेट है आपके नॉमिनेशन पेपर्स का, वो आई थिंक 23% है। 77% आपके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हुए हैं, 1900 आपके कैंडिडेट्स के एक्सेप्ट हुए हैं नॉमिनेशन पेपर्स। और आपने सुना है मौजूद अदालत चीफ जस्टिस कह रहे थे कि अगर आपको वो जो आपके रिजेक्ट भी हुए हैं, अगर आपको उस रिजेक्शन का लेटर नहीं मिल रहा है ECP की तरफ से, तब भी आप जाके ट्राइब्यूनल में अपनी अर्जी दे सकते हैं। तो आपकी तरफ से ये भी एक इंप्रेशन लिया जा रहा है कि आप बिला वजह शायद थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हैं अपने साथ होने वाली चीजों को, ताकि ये कि आपको सिंपैथी या सॉफ्ट कॉर्नर मिले आवाम का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं तादाद बताऊं तो 800 जो है वो 53 जो है वो टोटल हमारे जो हमें ये फिगर मिला है इस वक्त तक हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। और अगर मैं 2-4 मिसालें दूं तो किसी के साथ ये है कि आपने पिस्टल का लाइसेंस नहीं लगाया, मेरे ऊपर यह है कि आपने 2015 के अंदर मोटरसाइकिल बेच दिया, तो आपने आकर बताया नहीं कि आपने बेच दिया, आपको नोटिस भेजा गया। मैं अल्फन कहता हूं कि मुझे कोई ना नोटिस भेजा गया है ना। अच्छा, आप पे भी इस किस्म का आप कहते हैं एतराज उठाया गया है, जो कि आप कहते हैं बिल्कुल
मायने खेज नहीं है और एक बोगस किस्म का एलिगेशन है आपके व्यू? बिल्कुल जी, बिल्कुल बुलाया ही नहीं गया, मुझे नोटिस ही नहीं भेजा गया और ये कहा गया कि आपको नोटिस भेजा गया, आपने आकर तफसील नहीं दी तो लिहाजा आपके पेपर रिजेक्ट किए जाते हैं। सिर्फ मसला क्या है? मसला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पहले उम्मीदवार थे उनको आग के समंदर से गुजारा गया बाकायदा तौर पर, कि उनकी गिरफ्तारियां, उनके तईद कुनंदे, तजवीज़ कुनंदे, उनकी अटॉर्नी, और फिर जिस तरह से वो पेपर्स जमा करवा सके, फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपियां लेने के लिए आप हाई कोर्ट से रजू करें, वहां से डायरेक्शन लेकर आए। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, उनके जो सर्टिफाइड कॉपियां हैं फैसले की, आई गॉट इट, आप कह रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद मिली हैं। जैसे आम फहम जबान में कहते हैं ना, ख्वारी लगवाई जा रही है कि आप लोग एक पेचीदा, ख्वारी को कोई मसला नहीं है, ख्वारी को कोई मसला नहीं है, ख्वारी हम करने के लिए तैयार, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि इस वक्त 8 फरवरी की तारीख दी हुई है, ये चाहते हैं कि ये हल्कों में जाकर कैंपेन ना करें, इनके उम्मीदवार जो हैं वो क्लियर ना हो, बल्ले के निशान के ऊपर भी जो हमला है वो सिर्फ इसलिए है कि इनके अंदर जो है वो क्लैरिटी ना हो कि टिकट्स जो है वो पार्टी के निशान के ऊपर जो देने हैं या आजाद इनके उम्मीदवार होने हैं, इसी वजह से ये सारे हरबे किए जा रहे हैं। वरना इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरत थी? इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने कि बल्ले का निशान जो है वो अलॉट किया जाए और सर्टिफिकेट अपलोड किए जाए। लेकिन मैं आगे ले जाती हूँ वाली बात, आपने बहुत सारे अहम पॉइंट्स उठाए और उस फैसले को चैलेंज करने के लिए वहां पहुंच गए। शैला साहिबा, सिंध हाउस में लगी मंडियों का एक दफा फिर जिक्र हो गया, नईम पंजोता साहब ने किया, और वो कहते हैं कि जो पिछली हुकूमत आई थी वो शायद आती ही नहीं अगर ये शुरुआत सिंध हाउस से ना हुई होती। आपको पता है उस वक्त भी बेपनाह तनकीद की गई थी इस मामले पे। और फिर जो अभी भी मौजूदा अगर हम हालात में देखें तो एक और बात ये भी लागू होती है कि उसके तहत जो हुकूमत आई थी जिसके आप लोग भी इत्तेहादी थे, आप लोग खुद एक तरह से गोया रिग्रेट कर रहे हैं उस हुकूमत का हिस्सा होना। तो ये कितनी मतलब अचंभे की बात है कि वो दूसरे लोग भी आप पे तनकीद कर रहे हैं और जिनके आप पिछले इत्तेहादी थे वो भी हैरान परेशान है कि ये इनको अचानक क्या हो गया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो पीडीएम की हुकूमत, असल में इनकी अपनी हुकूमत इस तरह बनी थी कि जहांगीर तरीन जहाज में भर भर के लोगों को लाए थे और फिर वो चली भी ऐसे थी कि जब इन्हें कोई बिल पास करना होता था तो इनके लीडर, किसको बात करनी है, भी मौजूद थे, तो के मेंबर भी किसको बात करनी है? शैला साहिबा से सवाल है मेरा, शैला साहिबा से अर्ज था। अच्छा, जी मैं आती हूँ आपकी तरफ ताहिरा साहिबा, मैं शैला साहिबा की बात सुन लूँ। जी प्लीज गो अहेड शैला साहिबा। असल में नईम पंजोता साहब जिस पार्टी की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर ये देखें तो वो हुकूमत बनी किस तरह थी, तमाम तरह सहूलियात के साथ, जबकि कह भी दिया गया है कि थर्ड ऑप्शन के तौर पर इन्हें लाए थे। जहांगीर तरीन के जहाज में भर भर के लोग लाए गए थे और फिर वो चलती कैसे थी कि जब कोई इनको काम करना होता था, लेजिस्लेशन वगैरह करनी होती थी तो फ़ोन कराया जाता था तो वो चलती थी। उसके बावजूद भी आप लोगों को खुश ना रख सके तो हमने तो किसी को नहीं लिया। आपके जो एक तरीक़ाकार था जिसकी वजह से आज भी आप लोग जो है मातूब हैं कि सामने वाले को कुचल दो, उसको जिंदा ना रहने दो, आपसे लोग तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे थे, इसलिए उन्हें सिंध हाउस में रखा गया था। हमारा तो वज़ीर आज़म नहीं बनना था ना, जमहूरी तौर पर नून लीग के नंबर ज़्यादा थे, उनका बनना था। और फिर आपने वो साबित किया कि जब हमने सिंध हाउस में रखा तो आपने अटैक किया, और अगर उस वक्त आपको सज़ा मिल जाती और वो जो आप पीटीवी वगैरह सब पे करते तो ये 9 मई का वाकया ना होता, लेकिन उस वक्त आप लाड लेते। तो आपसे हमने कोई मंडी नहीं लगाई, आपसे तहफ़्फ़ुज़ दिया था, वरना आप तो उनका वही हशर करते जो आपने 9 मई को अपने जिसको मुखालिफ समझा, बिल्डिंग का, मुजस्समे का, जहाज का, सबका किया। अच्छा, ये खदशा था, आपने दरअसल उनको प्रोटेक्शन दी। जी जो वो हुकूमत थी, बिल्कुल इन्होंने हमला किया, इनसे जो खवातीन हट गई थी इन्होंने उनके घरों का घेराव किया और सारी चीज़ें सब रिकॉर्ड पे हैं। रही बात, देखिए हम पीडीएम से हुकूमत बनाने से पहले अलग हो गए थे, लेकिन जब हम पीडीएम में थे तो उस वक्त भी हमने गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ा था। जब पीडीएम का हिस्सा नहीं थे तो हमने कश्मीर में इलेक्शन लड़ा। जो हमारा काम था हमने वो किया। ये इलेक्शन है और हम ये समझते हैं कि हम एक दूसरे के काम के ऊपर तनकीद करेंगे, एक दूसरे के किरदार पे नहीं जाएंगे, एक दूसरे का नाम गलत नहीं रखेंगे कि उल्मा मैदान में आ जाएं और सूरह अल-हुजरात का हवाला दें
तो ये इलेक्शन है, हम समझते हैं कि खुद नवाज शरीफ साहब ने आके कहा कि हमारी हुकूमत नहीं थी, तो हम भी इस पे बात करते हैं। बाकी ये है कि हम इस वक्त जिस पोजीशन में है पाकिस्तान, उसमें तमाम पाकिस्तान में जो पार्टीज़ हैं उनका मुकाबला जो है इस वक्त बदतरीन माशी सूरत हाल, बेरोज़गारी और गुर्बत और इन सब चीज़ों से है। तो वो कल्चर अब हमें ख़त्म करना होगा जिसमें अपने मुखालिफ को जो है आप पेट फाड़ने की बात करें या चोर डाकू कह के मुखातिब करें। और हमने अपने 5 साल दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद इस कल्चर को ख़त्म किया। एक सियासी कैदी था, वो हामिद सईद काज़मी साहब थे, जो हमारे दौरे हुकूमत में बंद रहे, हमारे मिनिस्टर, लेकिन जब हमारी हुकूमत चली गई वो बाइज़्ज़त बरी हुए। आपने बहुत अहम बात उठाई है और साथ साथ ये भी कि बेहतर ये है कि अपनी खामियों पे नजर करें, बेहतर ये है कि अपनी खामियों पे नजर करें, कमजोरियों को समझें। कुछ खामियां बिलावल साहब ने भी गिनवाई हैं, करते रहेंगे। आपने भी जैसे पेट फाड़ने और इस तरह के बयानात का आपने हवाला दिया, तो ये ताहिरा साहिबा की तरफ मैं मामला ले जाऊंगी। यकीनन आपने कहा कि आप ठीक है, आप एक दूसरे की मुखालफत करते हैं सियासी तौर पे, लेकिन आप एक लाइन क्रॉस नहीं करते, जिसका ये दोनों पार्टी इल्जाम लगाती हैं पीटीआई पे कि इन्होंने लाइन क्रॉस करना और लोगों को नाम देना, ये तमाम चीज़। मैं पंजोता साहब से भी इसका जवाब लूंगी, ताहिरा साहिबा से भी। बिलावल साहब ने भी कुछ खामियां गिनवाई हैं, वो भी मैं सुनवाती हूँ आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मैं इस तमाम मामले को आगे ले जाती हूँ क्योंकि जो कह रहे थे अभी शैला साहिबा ने बात की ब्रेक से कबल कि हमें एक दूसरे की एक दायरे में रहते हुए और इज़्ज़त एहतराम के साथ गलतियाँ तो कम से कम दूसरे की हाईलाइट करने का हक़ होना चाहिए। ताहिरा साहिबा, बिलावल साहब ने भी कुछ गलतियाँ गिनवाई हैं और हाईलाइट की हैं और बार बार वो आपकी जमात को ये मुतनब्बे करवा रहे हैं इस तरह की गलतियाँ। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 में होना ही है, इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। हम आपके लिए यहाँ रायवंड में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। जी ताहिरा साहिबा, दिल की तकलीफ हो तो लंदन भाग जाते हैं, बिलावल साहब कहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी आएगी और रायवंड में अब ऐसा अस्पताल बनाएंगे कि शायद मियाँ साहब को लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह करे कि मियाँ साहब को दिल की तकलीफ ही ना हो, उन्हें कहीं भी जरूरत ना पड़े किसी हॉस्पिटल में जाने की। अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्त और तवाना रखे। बाकी बिलावल साहब ने जो भी कहा मुझे इनकी आवाज क्लियरली समझ नहीं आई। तो क्या बोल रहे थे ये पता लग रहा था कि बिलावल साहब बोल रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं मुझे भी समझ आई। वो हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं रायविंड में तो बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान के अंदर ही रायविंड भी है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर सिंध में अस्पताल बन सकते हैं तो वो जहाँ दिल चाहे पाकिस्तान के जिस हिस्से में हॉस्पिटल बनाएं, हम उन्हें खुशामदीद करेंगे, क्योंकि सियासत में दिल खुला होना, ज़हन खुला होना बड़ा जरूरी होता है। और हमने पिछले 16 माह में हुकूमत की है, वो हमारी काबीना का हिस्सा भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, और हमारे साथ उनका बड़ा अच्छा ये 16 महीने का ताल्लुक भी गुजरा है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सियासत में इस किस्म की बातें हों जो रवादारी पर मबनी ना हो, और ऐसी कोई बात मुंह से निकल जाए कि फिर बाद में जब हमें आपस में मिल बैठना पड़े तो हमें दुश्वारी हो। इसलिए उनके लिए ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि वो जहाँ चाहते हैं दिल को हॉस्पिटल बनाएं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लाएं और मशीनरी लगा के पाकिस्तान के दीगर तमाम जो शहरी हैं उनको भी फायदा पहुँचाएं। हम उन्हें बड़ा वेलकम करेंगे वो इंशाल्लाह जब आएंगे, और जो वो हॉस्पिटल शुरू करेंगे हम उनके साथ मामलत भी करेंगे। अच्छा ताहिरा साहिबा, वो साथ साथ एक और उन्होंने क्लेम किया है, उन्होंने कहा इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी अब हुकूमत बनाएगी, तो ये भी उनका एक क्लेम है, जबकि आप लोग बिल्कुल इसके बरक्स आप क्लेम कर रहे हैं और वो यही तो गिला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई सारे काम अब पीपल्स पार्टी करे, रायवंड में तो अस्पताल दरअसल मियाँ साहब को बनाना चाहिए था ना, वो ये दरअसल उनका गिला है। और वो कह रहे हैं सिंध में तो ऑलरेडी स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है। मैंने जो आपको शॉर्ट अभी सुनवाया है उसमें उन्होंने बात ये की कि दिल की तकलीफ होती है तो लंदन भाग जाते हैं, ये दरअसल वो तनकीद कर रहे हैं। तो वो कहते हैं सिंध में तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं अस्पताल, अब रायवंड में तो कम से कम मियाँ साहब खुद बना लें। देखिए मियाँ साहब ने रावलपिंडी में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाया है,
अल्लाह ना करे कि बिलावल साहब कभी दिल की आर्जे में मुब्तला हो और आए तो वैसे आके वो हॉस्पिटल देखें, वहाँ विजिट करें। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कार्डियोलॉजी का जो रावलपिंडी के अंदर बना है, यूरोलॉजी का एक हॉस्पिटल मरी रोड पे शमशाबाद में बना है, जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने अब मुकम्मल करवाया इस दौर में, और उन्होंने शुरू भी करवाया। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। इसके अलावा CMH और एक हार्ट का पना हॉस्पिटल है आर्मी वालों का, जिसमें सिविलियन भी जाते हैं इलाज करने। मैंने अपनी हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी भी वहीं से करवाई, क्योंकि मेरी सर्जरी बहुत पहले हुई, तो वो मुझे तब वही हॉस्पिटल था। अब रावलपिंडी में और भी हॉस्पिटल हैं, और वो सरकारी अस्पताल है जहाँ हर किस्म की सहूलत। ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि क्या लंदन जाना फिर वो वाहिद ऑप्शन तो नहीं था ना फिर दिल के इलाज के लिए, तो फिर वो तो उनकी बात सही हो गई साबित। मेरी एक बात सुनी, जी नवाज शरीफ अपनी मर्जी से लंदन नहीं गए थे, और ये लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एक ऐसे शख्स के लिए कि 3 मरतबा मुल्क का वजीर आजम हो के वो भाग गए। उन्हें डॉक्टर्स का बाकायदा बोर्ड बैठा था, शायद आपको याद ना हो, मुझे याद है। एक बात अहम बात है, याद है, कराची के हॉस्पिटल के भी डॉक्टर्स में शामिल थे, शौकत खानम के बोर्ड के डॉक्टर भी शामिल थे, बहुत सही बात है, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी शामिल थे, लाहौर के हॉस्पिटल के भी बोर्ड। यास्मीन राशिद साहिबा थी, वो भी थी उसमें, साहिबा खुद मौजूद थी, जो सब पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर थी, और ये तमाम बोर्ड बैठा था जिन्होंने ये फैसला किया था, और मियां साहब को एडवाइस की गई थी मैं भेजा जाए पंजोदा साहब की इजाजत से, क्योंकि शौकत खानम वाले जो लोग जो है वो कम हो रहे हैं, तो इनको बाहर भेजा जाना बहुत सही आप कह रही हैं, इसमें तो कोई गलत वो नहीं है बात, आपने सही रिकॉल की है पूरी बात, कोई छुपी छुपाई बात नहीं। यास्मीन राशिद साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो तमाम डॉक्टर्स की राय थी, और फैसल सुल्तान साहब भी थे, शैला साहिबा वो खुद भागकर नहीं गए थे, उन्हें मेडिकल बोर्ड ने बाहर भिजवाया था। पहले ये पॉइंट वेल मेड। मैं शैला साहिबा 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे तो नहीं कहना चाहिए ना कि भाग जा रहे हैं, मतलब ये इस तरह के अल्फाज मुनासिब नहीं है, और इतने सारे डॉक्टर्स कह चुके हैं कि उनको जाना जरूरी था, तो हालत में एहतराम और इज्जत का रिश्ता जो है, चाहे कोई देखिए इलेक्शन का सीजन है, एक मिनट रखना चाहिए, क्योंकि सियासत में जो एक अच्छी मंजर कशी है वो बहुत अच्छा होना जरूरी है। जी तायरा साहिबा, मैं पॉइंट वेट में शैला साहिबा से इसके जवाब मांग रही हूँ। बैठना पड़े तो हमें दुश्वारी है। सही बिल्कुल जी शैला साहिबा। और मुझे देखिए इलेक्शन जो गुर्बत है, जो महंगाई है, जो पाकिस्तान के माशी मसाइल, वो मसाइल का तो आप दोनों इदराक कर रहे हैं। जी शैला साहिबा, के लिहाज से मसले हैं, इन सबको अगर हमने हल करना है तो तमाम। अच्छा जी, देखिए इलेक्शन का अच्छी तरफ जाना होगा। देखिए जी, इलेक्शन से निकल सके। शैला साहिबा जी, देखिए इलेक्शन का सीजन है और जलसे हैं, लेकिन आप दो वाक़यात को मिक्स कर रही हैं, और दोनों की मैं ज़रा सही बात कर दूं। मियां साहब की जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, उस तारीख़ को हम जो थे वो पिछले जो इलेक्शन थे कश्मीर के, हम लोग मीरपुर में जलसा कर रहे थे। हमने जलसे से पहले चेयरमैन साहब ने बाकायदा वहाँ पे दुआ कराई थी कि हमारे मियां साहब जो हैं उनकी सर्जरी है ओपन हार्ट। वो उस वक्त लंदन गए थे, ठीक है, और अभी जब वो गए थे तो बेशक इस बात में कोई वो नहीं है कि हुकूमत उस वक्त अपनी कारकर्दगी बता रही थी कि ऐसे ऐसे मामलात हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्होंने भेजा जो भेजते थे। कहा मैं तो दोनों बात करूंगी ना, मैं तो पहली बात यह है कि देखिए जो बात हो रही है ना वो इलेक्शन के सेंस में हो रही है कि माशाल्लाह 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन अपने इलाज के लिए वो बाहर गए उस वक्त जब वो वज़ीर आज़म थे, जब भी ओपन हार्ट के लिए। तो इस पे बात हो रही है कि अपने सूबों में हमें ऐसे हॉस्पिटल बनाने चाहिए कि हमें जाना ना पड़े। सही। और एक इलेक्शन का भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपना स्टाइल होता है। मिसाल के तौर पर ताहिरा आपा आई थी कराची, तो उन्होंने कहा मैं तो बहुत बेहतर पाया कराची को, अभी थोड़े देर से पहले आई थी, लेकिन अभी जब वो आए साद रफ़ीक तो उन्होंने कहा धूल उड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो एक इलेक्शन का अपना माहौल होता है, अपना तरीक़ाकार होता है। बुरा ना मनाए ऐसी। और अयाज साहब ने मुलाकात की है बाकायदा उसमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो तय हुआ है, और ऐसा होता है। तो अभी वो आए थे, उन्होंने काफ़ी बात की, मियां साहब आए थे, उन्होंने बात की, सबने की, तो ये चलता है।
आपका एक तरीक़ेकार है, आपके उस मुल्क का एक कल्चर है इलेक्शन का कि आप सही है, बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी बातें लगाते हैं, इलेक्शन की बातें। तो लेकिन हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती कि ज़रा तारीख को मैंने सिर्फ सही किया है, अदरवाइज मैं बड़ा एहतराम सबका है। सही है, बड़ी आपने रिस्ट्रेंट के साथ बात की, लेकिन आपने कुछ अहम बातें भी की, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आपने गिनवाया। तो नईम साहब, पंजोता साहब, ये उन्होंने भेजा, जो भेजने वाले थे उन्होंने ही भेजा था मियाँ साहब को, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ख्वाजा आसिफ साहब का बयान। तो उन्होंने जिस गवर्नमेंट के तहत भेजा वो सहूलतकारी तो फिर खान साहब ने की थी ना। अब वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो बड़ा, मैं अपना एक माइंड इम्पोज करने वाला मैं वजीर आजम था। तो ये तो बातें फिर सच ना हुई। पहले भी शैला साहिबा आपको गिनवा चुकी हैं कि किस तरह से जहाज भर भर की गवर्नमेंट बनाई, लेजिस्लेशन आप लोग कैसे करवाते थे, और वो अगर भेजने वाले लोग आपकी गवर्नमेंट के थ्रू अपने काम करवा रहे थे तो आप फिर ये तो नहीं कह सकते आप बाइख्तियार वजीर आजम थे और बड़े आप सिविलियन सुप्रीमसिस्ट थे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब बीमार होते हैं, हालांकि उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई, लेकिन वो अपना इलाज जो है वो पाकिस्तान में करवाते हैं। उनको ट्रस्ट है और वो समझते हैं कि वो कोई लंदन या किसी और मुल्क में जाकर नहीं, अपने हॉस्पिटल के ऊपर जैसे आम लोग दूसरे दुनिया के लोग करवा रहे हैं पाकिस्तान में, ऐसे ही वो समझते हैं कि मैं इलाज यहाँ से ही करवाऊंगा और वो पाकिस्तान में ही नहीं। दूसरे नंबर पर बात यह है कि इन्होंने ये कहा क्यों कि मैं लंदन जाके इलाज करवाऊंगा। अगर इन्होंने ये कहा और इन्होंने ये कहा कि मैं 4 हफ्ते के लिए छुट्टी चाहता हूं, तो बजाय ये कि इनकी पार्टी जो है इसके ऊपर वजाहत दे कि वो 4 साल क्यों नहीं आए, इसको उसके साथ मनसूब करते हैं जी कि इन्होंने भिजवाया। ये नहीं कहते कि इन्होंने 4 हफ्तों की इजाजत दी थी उस वक्त की हुकूमत ने या अदालत से इजाजत लेकर गए थे। ये कहते हैं जी कि इन्होंने इजाजत दी, इनको चाहिए था। ये बताते कि वो 4 साल क्यों बैठे रहे और फिर कैसे वो डील करके वहां से वापस आए, क्योंकि रास्ते में जो सलूट मारे गए, जो कारपेट बिछाए गए, उसका कोई जिक्र नहीं करते। कैसे उनको क्लीन चिट दी गई उसका कोई जिक्र नहीं करते। कैसे नैब जो है वो पलकें बिछाकर खड़ा था और नैब ने कहा कि कोई बादशाह सलामत को आप छोड़ दें, हमें कोई उसके ऊपर एतराज नहीं है। अब ये समझते हैं कि शायद जो है इनका केस वीक था या शायद जो है ये सुरखरू हो गए, ऐसी बात नहीं है। ये सेटलमेंट के साथ जो है इनको बाकायदा तौर पर क्लीन चिट दी गई है और हफ्ते के अंदर अंदर जैसे इनके केसेस खत्म करके इनको क्लीन चिट दी गई है। दूसरी तरफ तोशा खाना के एक मामूली सा केस है जो अभी तक खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और अभी तक वो फिक्स नहीं हो रहा। आज भी आपने देखा कि जो ताहयात नायली सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसके ऊपर जो है उस शख्स को एहल करने के लिए पूरा दिन समाअत जारी रही और वो आज से कल पर चली गई। यानी कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर कोई दरखास्त आए तो वो आपने बिल्कुल नहीं सुनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये काम ही नहीं है कि लोगों के बुनियादी हकूक की हिफाजत के ऊपर कोई बात करे, बल्कि जो तशरीह पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। लेकिन पंजोता साहब, आप सुप्रीम कोर्ट से आप नाला नजर आ रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से आप खास खाइफ आप नजर आ रहे हैं कि जी वो आप असल बातें नहीं सुन रहे। वो कहते हैं आप पॉलिटिकल वहां पर पिटिशंस लेके आ रहे हैं, आप मिसिंग पर्संस के मामले को, बलूचिस्तान के वाले मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। ये बात तो सही है ना, जब आपके टाइम पे कोई क्राइसिस होता था बलूचिस्तान में तो आपके प्राइम मिनिस्टर कहते थे मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। देखिए, बात यह है कि अदालत का क्या ये काम होता है कि वो अगर कोई उसके पास दरखास्त लेकर जाए, चाहे वो ए पार्टी है, बी पार्टी है, डी पार्टी है, और लोगों के बुनियादी हकूक के हवाले से करे, मिसिंग पर्सन के हवाले से कोई दरखास्त जाए और अदालत बजाय कि वो सियासी तौर पर नाम दे कि जनाब 2018 में या 2014 में या 2002 में जब इमरान खान की हुकूमत नहीं थी उस वक्त की वो बातें करे और ताने दे और ये कहे कि डिक्टेटर ने ये कर दिया तो लिहाजा अब ये ठीक है। तो यानी आपको शायद कोई अच्छी खैर की तवक्को, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से जो आप मामलात लेके गए हैं, आपको अच्छी एक्सपेक्टेशन है या नहीं है? मैं इस आपकी जवाब पे मैं वाइंड अप करूंगी। देखिए, हम तो अच्छी उम्मीद से जाते हैं और अदालत का काम है कि लोगों को बुनियादी हकूक की हिफाजत करना और रिलीफ देना, लेकिन अगर अदालत आंखें बंद कर ले और ये कहे कि आप किचन से बाहर निकल जाएं अगर आपको वीक लग रही है, तो वो तो वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं तो फिर आप डंडे भी खाएं, आपको अगवा भी किया जाएगा। बहुत अहम बात आपने कर दी है और इस बात पे मुझे लग रहा है कि शायद आप अच्छी उम्मीद से जा रहे हैं, लेकिन सो फार आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट होप्स कंडक्ट के हिसाब से नज़र नहीं आ रही। बहुत वैलिड ये कमेंट है। आई एम थैंकफुल टू द लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।